नमस्ते। दुनिया के सामने पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र के रूप में तहमंद छाप रहा है। ये तहमंद कराची या लाहौर के चौराहों पर नहीं लहराए जा रहे हैं, बल्कि अब तुर्की से होते हुए बांग्लादेश के मुल्लाओं की मंडी तक पहुंच गए हैं। और इस तहमंद प्रसार में पाकिस्तान अकेला खिलाड़ी नहीं है, उसके इस खेल में तुर्की और चीन भी शामिल है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान अब कुछ खाड़ी देशों समेत चीन के हाथों का खिलौना बन चुका है। सबको पता है कि पाकिस्तान का वजूद भारत से नफरत पर टिका है। अब भारत ने जैसे को तैसा का जवाब देने की रणनीति को तेज कर दिया है, और अब वह होने जा रहा है जिसने पाकिस्तान के साथ तुर्की में भी हड़कंप मचा दिया है। हड़कंप इसलिए कि भारत ने तुर्की के गले की नस दबाने की तैयारी शुरू कर दी है। अगर भारत ने इसे मजबूती से लागू किया तो तुर्की तो क्या, उसके परिंदे भी भारत के सामने चोंच खोलने से पहले 1000 बार सोचेंगे। इतना ही नहीं, भारत के दांव से तुर्की ऐसे संकट में फंस जाएगा कि हजारों किलोमीटर दूर बैठकर वो जो खेल भारत के साथ खेल रहा था, वह वैसे ही खेल में बुरी तरह उलझ जाएगा। दोस्तों, हम भारत की उस रणनीति के बारे में विस्तार से बताएंगे जिसे तुर्की की अकड़ ढीली करने के लिए लागू किया जा रहा है। साथ ही पाकिस्तान पर पड़ने वाले उसके खतरनाक असर के बारे में भी खुलासा करेंगे। और यह जरूरी भी है क्योंकि भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की भी तहमंद उछाल रहा है। दरअसल बांग्लादेश में हुई हालिया उथल पुथल में इस्लामाबाद की भूमिका को बेनकाब किया है। पाकिस्तान ने 2024 में बांग्लादेश में हुए छात्र आंदोलन को परोक्ष रूप से समर्थन दिया था, जिसने देश को 2 साल तक अराजकता और हिंसा की आग में झोंक दिया। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने की खूब कोशिश की ताकि भारत को 2 मोर्चों पर घेरा जा सके। भले ही 12 फरवरी 2026 के आम चुनाव के बाद बांग्लादेश में लोकतंत्र पटरी पर लौटता दिख रहा है, लेकिन पाकिस्तान की साजिशें अभी भी जारी है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन की नीतियां हमेशा सवालों के घेरे में रही है। तुर्की को 21वीं सदी का कट्टरपंथ का इंजन कहा जाता है। तुर्की भारतीय मुस्लिम छात्रों को स्कॉलरशिप देता है, लेकिन इसके पीछे का मकसद उन्हें शिक्षा देना नहीं, बल्कि उन पर अपनी कट्टर विचारधारा थोपना है। वह भारत के 20 करोड़ मुसलमानों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, और यहीं से शुरू होता है भारत की रणनीति का असली दांव। तुर्की भारतीय छात्रों को बरगला रहा है, और अब भारत ने कुर्द छात्रों का स्वागत करने की तैयारी शुरू कर दी है। भारत उन्हें अपनी पहचान और राजनीतिक अधिकारों के लिए कौशल विकसित करने का मौका देने की तैयारी शुरू कर चुका है, ताकि तुर्की के अधिनायकवाद को संतुलित किया जा सके। मजे की बात यह है कि इस प्लान में भारत को अमेरिका का समर्थन भी हासिल हो गया है। आपको बता दें कि तुर्की के लिए कुर्द सबसे बड़ा सिर दर्द है। कुर्द पश्चिम एशिया का एक बड़ा जातीय समुदाय है। अनुमान बताते हैं कि दुनिया भर में उनकी आबादी 3 से 4 करोड़ के बीच है। तुर्की में लगभग 1.5 से 2 करोड़ कुर्द रहते हैं। इराक, सीरिया और ईरान में भी उनकी बड़ी संख्या मौजूद है। तुर्की और कुर्द समूह के बीच तनाव दशकों पुराना है। 1984 में पीकेके विद्रोह शुरू हुआ था। इसके बाद संघर्ष, सुरक्षा अभियान और राजनीतिक प्रयासों का लंबा दौर चला। हजारों लोगों की मौतें हुई, अरबों डॉलर की आर्थिक लागत लगी। कुछ आंकलनों के अनुसार तुर्की ने आंतरिक सुरक्षा और आतंकरोधी अभियानों पर 300 अरब डॉलर से अधिक का खर्च किया है। लेकिन बावजूद इसके दक्षिण पूर्वी तुर्की के कई इलाकों में विकास और सुरक्षा एक साथ चुनौती बने हुए हैं। अब भारत के रणनीतिक हलकों में उठती चर्चा को समझिए। यदि तुर्की भारत के आंतरिक विषयों पर टिप्पणी करता है तो क्या भारत भी वैश्विक मंचों पर कुर्द पहचान और अधिकारों पर संवाद बढ़ा सकता है? अगर भारत कुर्दों के मुद्दे पर खुलकर सहानुभूति या सहयोग का संकेत देता है तो तुर्की के लिए यह एक साधारण कूटनीतिक घटना नहीं रहेगी, बल्कि एक संवेदनशील रणनीतिक चुनौती बन सकती है। इसकी वजह समझना मुश्किल नहीं है। तुर्की के भीतर कुर्द प्रथम दशकों से सुरक्षा, राजनीति और राष्ट्रीय एकता से जुड़ा विषय रहा है। कुर्द आबादी तुर्की के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में बड़ी संख्या में रहती है, और इतिहास में कई बार वहां असंतोष, आंदोलन और हिंसक टकराव के दौर देखे गए हैं। इसलिए तुर्की की नीति व्यवस्था कुर्द मुद्दे को बेहद संवेदनशील नजरिए से देखती है।
अब यदि भारत, जो एक उभरती वैश्विक शक्ति है, कुर्द समुदाय के सांस्कृतिक अधिकार, शिक्षा या कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की बात करता है, तो अंकारा इसे केवल मानवीय या शैक्षणिक पहल के रूप में नहीं देखेगा। तुर्की की दृष्टि में यह एक संभावित राजनीतिक संकेत माना जा सकता है। कारण साफ है, कुर्द मुद्दा तुर्की की आंतरिक स्थिरता और क्षेत्रीय सुरक्षा से सीधा जुड़ा हुआ है। ऐसे में किसी बड़े और प्रभावशाली देश का समर्थन तुर्की के लिए मनोवैज्ञानिक और कूटनीतिक दबाव पैदा कर सकता है, और भारत वही करने जा रहा है। बैकफुट की स्थिति यहीं बनती है। तुर्की को यह आकलन करना पड़ेगा कि भारत जैसे देश के साथ रिश्तों में अनावश्यक तनाव का जोखिम उठाना सही होगा या गलत। भारत केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि व्यापार, तकनीक, रक्षा सहयोग और वैश्विक मंचों पर बढ़ती भूमिका वाला देश है। यदि तुर्की को यह लगे कि भारत उसके संवेदनशील मुद्दों पर सक्रिय हो सकता है, तो स्वाभाविक रूप से उसकी बयानबाजी और नीति रुख में सावधानी बढ़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर ऐसा होता है। सीधे टकराव से पहले देश अपने शब्दों और कदमों को तोलने लगते हैं। दूसरा पहलू है रणनीतिक संदेश का। यदि भारत कुर्दों के साथ किसी भी प्रकार का संवाद या सहयोग बढ़ाता है, तो यह तुर्की के लिए संकेत होगा कि भारत भी जवाबी कूटनीति के विकल्प रखता है। इसका अर्थ संघर्ष नहीं, बल्कि संतुलन की राजनीति है। देशों के बीच संबंध केवल मित्रता या विरोध से तय नहीं होते, वे परस्पर हित, संवेदनशीलताओं और शक्ति संतुलन पर टिके होते हैं। जहां तक तुर्की के लिए भारत से खतरा बढ़ने की बात है, इसे सैन्य खतरे की तरह नहीं समझना चाहिए। यहां खतरा अधिकतर कूटनीतिक और नैरेटिव स्तर पर देखा जाएगा। तुर्की को आशंका हो सकती है कि भारत की सक्रियता उसके आंतरिक विमर्श या अंतर्राष्ट्रीय छवि पर असर डाल सकती है। यही कारण है कि ऐसे परिदृश्यों में देश आमतौर पर संवाद, संतुलन और संबंधों को स्थिर रखने की कोशिश करते हैं। पर मामला यहीं तक सीमित नहीं है। अगर भारत कुर्द मुद्दे पर किसी भी स्तर पर सक्रिय सहयोग या सहानुभूति दिखाता है, तो उसका असर पाकिस्तान पर सीधे नहीं, बल्कि रणनीतिक और कूटनीतिक समीकरणों के जरिए दिख सकता है। पाकिस्तान और तुर्की के रिश्ते लंबे समय से रक्षा सहयोग, राजनीतिक समर्थन और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर परस्पर बयानबाजी से जुड़े रहे हैं। ऐसे में तुर्की यदि भारत के साथ रिश्तों में संतुलन बनाने को मजबूर होता है, तो पाकिस्तान को मिलने वाला खुला समर्थन नरम पड़ सकता है। दूसरा असर नैरेटिव स्तर पर दिख सकता है। पाकिस्तान अक्सर कश्मीर जैसे मुद्दों पर तुर्की की आवाज को एक कूटनीतिक ताकत की तरह पेश करता है। यदि तुर्की अपनी भाषा में सावधानी बढ़ाता है, तो पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मनोवैज्ञानिक बढ़त कम हो सकती है। तीसरा पहलू क्षेत्रीय राजनीति का है। भारत की सक्रिय और जवाबी कूटनीति यह संकेत देती है कि नई दिल्ली केवल रक्षात्मक नहीं, बल्कि संतुलन बनाने वाली रणनीति भी अपना सकती है। इससे पाकिस्तान की नीति गणना और कूटनीतिक आकलन प्रभावित हो सकते हैं। कुल मिलाकर असर प्रतीकात्मक और कूटनीतिक दबाव के रूप में ज्यादा दिखेगा। भारत यदि कुर्द समुदाय से जुड़े सांस्कृतिक अधिकार, शिक्षा, अकादमिक संवाद या मानवाधिकार विमर्श पर संतुलित और वैध अंतर्राष्ट्रीय चर्चा को समर्थन देता है, तो यह तुर्की के लिए एक संवेदनशील संदेश बन सकता है। ऐसा कदम तुर्की को यह संकेत दे सकता है कि भारत भी वैश्विक मंचों पर मुद्दों को उठाने की क्षमता रखता है। इससे तुर्की अपनी बयानबाजी और भारत संबंधित रुख में अधिक सावधानी बरत सकता है। मतलब साफ है कि आने वाले समय में तुर्की के तहमद उधेड़ने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तुर्की का पाला 2026 के भारत से पड़ा है, जहां जाइलों के गधैया नर ना पसंद है, और ऐसे मुल्क के पिछवाड़े के लिए अब तेल चुपड़ी लाठी हमेशा कोने में खड़ी रहती है। इधर जाइल का पिछवाड़ा उठा, उधर लाठी से पिलाई शुरू, और एर्दोगन के साथ यही होने जा रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।